मैं इस बार वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं। लेकिन अब वो वापस आ रहा है। एक्टर ना सही, पर ये दोनों किरदार फिर पर्दे पर लौटेंगे। ये हम नहीं बल्कि इसके डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने खुद कहा है कि वो फिल्म शक्ति की रीमेक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, साल 1982 की ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर उतना बड़ा कारनामा नहीं कर पाई जितने बड़े नाम इसकी क्रेडिट लाइन में छपा थे। ये वो दो अभिनेता हैं जिन्हें पर्दे पर एक साथ लाना ही उस दौर में सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी, और उसके बाद फिर किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये जोड़ी नसीब न हो सकी। ये दोनों फिर कभी साथ नहीं आए, उसके पीछे भी ये फिल्म ही जिम्मेदार मानी जाती है। और इसमें पर्दे के पीछे हुई फिल्मी सियासत और विवादों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अब भी इसके डायरेक्टर को लगता है कि ये फिल्म जितना डिजर्व करती थी उतनी नहीं चली, और इसकी कहानी को आज भी भुनाया जा सकता है। हालांकि अमिताभ को लेकर शोले, शान और अकेला जैसी कई चर्चित फिल्में बना चुके सिप्पी इस फिल्म की रीमेक क्यों बनाना चाहते हैं, इस बारे में खुद उनका जवाब सुन लीजिए। वो कहते हैं कि शोले और शान जैसी फिल्मों का रीमेक संभव नहीं है। अगर कोशिश हुई भी तो बजट संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन शक्ति एक ऐसी फिल्म है जिसकी रीमेक संभव है, और इस पर हम विचार कर रहे हैं। कई कॉरपोरेट स्टूडियोज ने इसके लिए संपर्क किया है और हम भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इस पर चर्चा चल रही है और सही समय पर स्टूडियो का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या आप खुद इसे डायरेक्ट करेंगे, उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मैं हमेशा काम करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि इस इंटरव्यू में जो सबसे बड़ा सवाल नहीं पूछा गया, और शायद किसी भी रीमेक का भविष्य इसी पर निर्भर करेगा, वो ये कि नई फिल्म में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन वाला रोल कौन करेगा। अब दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं हैं और अमिताभ बच्चन उम्र के 82वें पड़ाव पर भले ही सक्रिय हैं, लेकिन अब उनके लिए इस फिल्म में शायद ही कोई रोल होगा, और ना ही वो 43 साल पुराने उस दुस्वप्न को याद करना चाहेंगे जिसने उन्हें पर्दे पर न सिर्फ दिलीप कुमार से हमेशा के लिए अलग कर दिया, बल्कि एक दशक तक उन्होंने रमेश सिप्पी को भी कोई भाव नहीं दिया। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी? ये फिल्म अपनी कमर्शियल परफॉर्मेंस से ज्यादा इस बात के लिए चर्चा में रही थी कि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन में से कौन किस पर भारी पड़ेगा। दर्शकों की तो छोड़िए, खुद इन दो महान एक्टर्स ने भी शायद इसी सवाल को दिल पे ले लिया था, और कोई किसी से दबना नहीं चाहता था। भावना सोमाया ने अपनी किताब अमिताभ बच्चन द लिविंग लीजेंड में लिखा है कि यह फिल्म जब रिलीज हुई तब अमिताभ बच्चन कुली के सेट पर घायल होने के बाद मौत के मुंह से निकलकर अस्पताल से बाहर आए थे, और जब वो अस्पताल में थे तभी फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने उनके पीछे खेल किया और एडिटिंग टेबल पर अमिताभ के रोल के साथ काफी काट छांट हुई। आरोप तो ये भी है कि खुद दिलीप साहब ने सिप्पी के घर जाकर अमिताभ के कई सीन कटवा दिए थे। हालांकि ये आरोप फिल्म रिलीज होने के अगले एक दशक तक मीडिया की सुर्खियों में रहा, और कई अन्य राइटर्स ने भी इस पे कलम चलाई है। इसमें कोई शक नहीं कि जब ये फिल्म आई तब अमिताभ बच्चन स्टारडम के पीक पर थे, जबकि दिलीप कुमार ढलान पर। ऐसे में इस फिल्म में दिलीप साहब का थोड़ा भी भारी पड़ना अमिताभ को डबल डैमेज लगा। यूं तो इस बात को बरसों गुजर गए, लेकिन आज भी ये जख्म मेरे दिल में उतना ही ताजा है जैसे कल की बात। एक कहानी और कही जाती है कि दिलीप साहब का रोल ऑथर बैक था, यानी स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की कलम ने दिलीप साहब के किरदार का साथ दिया था। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि शोले और डॉन के बाद से ही अमिताभ और इस लेखक जोड़ी की दूरियां बढ़ने लगी थीं। बड़ी मुश्किल से सिप्पी शान में उन्हें साथ लेकर आए, लेकिन उसके बाद फिर जब शक्ति की टीम बनी तब अमिताभ की दुनिया काफी ऊंची और अलग हो चली थी। ऐसे में संभव है कि उन्हें झटका देने या थोड़ा नीचा दिखाने की मंशा कई लोगों में रही हो, लेकिन यह भी सवाल वाजिब है कि कोई राइटर या डायरेक्टर अपनी ही फिल्म में ऐसा क्यों करेगा। हालांकि इसके समर्थन में एक दलील दी जाती है कि अमिताभ के अगेंस्ट कोई और एक्टर होता तो शायद ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, लेकिन दिलीप कुमार के सामने होने से राइटर या डायरेक्टर दोनों के लिए काम आसान था। आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ, कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा न हमदर्दी। वैसे भी दिलीप साहब की उम्र भले ही बढ़ी थी, लेकिन उनका फिल्म में रुतबा कम नहीं हुआ था। साल 1981 और 82 दोनों साल अमिताभ बच्चन के साल कहे जाते हैं, लेकिन दोनों ही साल की टॉप ग्रॉसर फिल्में यानी क्रांति और विधाता दिलीप कुमार की ही थी।
एक कहानी यह भी है कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही शक्ति के प्रोड्यूसर्स में से एक मुशीर का अपहरण हो गया था और तब दिलीप कुमार ने अपने सियासी और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें छुड़ाने में मदद की थी। इसके एवज में निर्माताओं ने उनका मान रखा और फिल्म में उन्हें थोड़ा सा अपर एज देने की कोशिश की थी। तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, फैसला अदालत में होगा। तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा। हालांकि रमेश सिप्पी कई बार इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं और उनका कहना है कि उस दौर में कोई भी अमिताभ का रोल काटने का साहस नहीं कर सकता था। जैसा कि आप सबको पता है कि फिल्म में दिलीप कुमार एक डाई हार्ड ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं, जिनके 5 साल के बेटे का अपहरण हो जाता है और जब अपहर्ता उसे छोड़ने के एवज में कुछ अपराधियों को रिहा करने की मांग करते हैं तो ऑफिसर कहता है कि भले ही बच्चे को मार डालो लेकिन मैं अपने फर्ज से समझौता नहीं करूंगा। मार डालो उसे लेकिन मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करूंगा। यहीं से बाप बेटे के रिश्तों में तलखी आती है और बेटा बड़ा होकर बाप ही नहीं पूरे सिस्टम से नफरत करने लगता है और आखिरकार बाप की ही गोलियों का शिकार होता है। ज्यादातर क्रिटिक्स मानते हैं कि स्क्रिप्ट में डीसीपी अश्वनी कुमार यानी दिलीप कुमार सिस्टम के साथ खड़े थे, जबकि उनका बेटा विजय यानी अमिताभ बच्चन सिस्टम के खिलाफ। लेकिन यहाँ उसका बैकग्राउंड या सरोकार दीवार वाले विजय जितना संवेदनशील नहीं है कि पब्लिक की भावनाएं उसके साथ खड़ी हो। ऐसे में फिल्म में मारे जाने के बावजूद न चाहते हुए भी पब्लिक सेंटिमेंट दिलीप कुमार के किरदार के साथ खड़ा था, ना कि उस दौर के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन के। और संभव है कि इसी मनोवैज्ञानिक असंतुलन के चलते ये फिल्म हिट नहीं हो पाई। रही सही कसर उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड ने पूरी कर दी, जो बेस्ट एक्टिंग के लिए दिलीप कुमार साहब को मिला था। अमिताभ के मन में क्या चल रहा था पब्लिकली उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन वो उसके बाद से कभी पर्दे पर दिलीप कुमार के साथ नहीं दिखे। खैर, अब जब रमेश सिप्पी इस कल्ट फिल्म को दोबारा बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ऐसे 2 एक्टर्स का चुनाव करना होगा जो इन 2 महानायकों के फुटप्रिंट पर चल सकें। और उससे भी बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या इस कहानी को वो कामयाबी मिल पाएगी जो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन भी नहीं दिला पाए थे। जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूँ? दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय बेबाकी से लिख डालिए। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर करते चलें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। जाने कैसे कहाँ एक